नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और आज मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी भी हैं और आज हम कुछ करेंगे विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात पायलट और राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तमाम हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो उनके उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की गई है उस पर क्या सियासत गरमाई हो उस पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस को लेकर ओवैसी का क्या तंज है, ओवैसी ने क्या कुछ कहा, चर्चा उस पर करेंगे। सबसे पहले आइए बात करेंगे हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात कर ले, एमपी की बात कर ले, तो तमाम जगहों पर अगर हम बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जो टिकट के बंटवारे जिस तरह से किए गए हैं, कुछ सीटों पर टिकट नहीं दिए गए, कुछ जगह से कांग्रेस ने नहीं जारी किए हैं तो कुछ जगह से बीजेपी ने जारी नहीं किए हैं। इसको लेकर क्या कुछ समीकरण है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें भाजपा की तो गुना से जो है भाजपा ने कोई भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, वहां पर किसी को भी टिकट नहीं। आमला की बात कर ले तो आमला से भी कांग्रेस ने वहां पर किसी को टिकट नहीं दिया है, जबकि बीजेपी ने योगेंद्र पंडागरे को वहां से टिकट दिया है। विदिशा की बात कर ले तो कांग्रेस ने यहाँ पर शशांक भार्गव को टिकट दिया है और बीजेपी ने इस मैदान में किसी को नहीं उतारा है। क्या कुछ इस सीटों पर समीकरण कहता है? क्या पॉलिटिक्स की बात कर ले तो किस चीज का डर है कि अभी कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया और कुछ जगह पर बीजेपी ने नहीं खड़ा किया? ओवरऑल देखे तो कुल मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर 229 बीजेपी ने कर ही दिया है, कांग्रेस ने कर दिया है जी, और 28 बीजेपी ने किया है जी। देखिए, अगर हम कुल बात करें, अगर सिर्फ अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि राजस्थान में तो अभी सीटें पूरी क्लियर ही नहीं हुई है जी, तो छत्तीसगढ़ में जो है अभी 2 सीटें हैं जहां बीजेपी ने नहीं की, अंबिकापुर और बेलतार, ये 2 जगह हो गए। उसी तरह से मध्य प्रदेश में विदिशा और गुना, ये जो सीटें हैं वहां से जो है वो बातें अभी जो है क्लियर नहीं हुई है इनकी जो है। खासतौर से एक्चुअली इन सब के पीछे अगर एक एक सिलसिलेवार ढंग से हम बात करें तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, छत्तीसगढ़ में जो बेलतार सीट है वो लगातार जो है वहां से भाजपा जीतती आई है, लेकिन इस बार जो है इनको कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है कि या मन में, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें जो है जो विधायक है जिनको सीट टिकट नहीं मिल रहा है, तो उन टिकटों का जो बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं असंतोष लगता है। तो वैसे कंडीशन में कि अगर वो सीट जो अभी कहा जा रहा है कि इनकी मजबूत सीट है बेलतार की, और अगर वहां पे हो सकता है कि इनको जो अभी सीटिंग वहां एमएलए हैं उनको टिकट नहीं देना हो, तो ऐसे कंडीशन में फिर कोई बगावत हो जाए तो मुझे लगता है कि ये 30 तारीख के आसपास ये जब लास्ट डे चुनाव की होगा बात तो कर ले, जो है वो जो है वो किया जाएगा, इसलिए जो है अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी है वो अंबिकापुर की सीट है जहां से टीएस देव सिंह जी का नाम तो क्लियर है। हाँ, नाम क्लियर है, वो वहां से हमेशा जीतते भी आए हैं। इस जगह पे जो है देखिए, ये माना जा रहा है कि अंबिकापुर से फिर से जो है टीएस सिंहदेव ही जीत कर आएंगे, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है। यहाँ जो अटकलें लगाई जा रही है वो ये कि बीजेपी जानबूझ के वो सीट हो सकता है कि छोड़ दे, या तो फिर एक ऐसे किसी व्यक्ति को खड़ा कर दे जो मतलब वो उनको टक्कर दे सकती है, ऐसा कुछ, या फिर सिर्फ टक्कर देने के लिए। देखिए, हालांकि यहाँ पे अभी दोनों तरह की बातें चल रही है। कहा जा रहा है, एक समय ये भी मतलब कि मतलब हल्ला था कि टीएस सिंहदेव जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं अपने विधायकों को लेके। बिल्कुल, उनका समर्थन भी देखने को कहीं ना कहीं मिला था जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो। हाँ, उनकी तारीफ भी की थी, ये चीजें हुई थी। लेकिन ये जो है फरवरी मार्च के समय में भी इस तरह के शोरगुल बहुत ज्यादा हुए थे इस बार, और उम्मीद की जा रही थी कि ये जो है बदल सकते हैं। इसलिए जो है इस बार जुलाई के महीने में जो है इनको जो है डिप्टी सीएम बना दिया गया। ठीक है। जबकि पहले जब सरकार जब बनी थी कांग्रेस की, तो उस समय उम्मीद की जा रही थी कि ये जो है वहां जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन और भूपेश बघेल भी दावा कर रहे थे। तो 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया, हालांकि इसको अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन ये जो तय था फॉर्मूला, लेकिन बाद में वो चीजें हुई नहीं। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि टीएस सिंहदेव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो शामिल तो नहीं हुए और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठ के उनकी जो तारीफ की है, तो एक उम्मीदें कहीं ना कहीं ये है कि अभी तो हालांकि वो चुनाव होगा, चुनाव के बाद के नतीजों पे ये डिपेंड करेगा कि वहां पे हम
किस तरह के समीकरण बैठते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अगर ऐसी हुई कि 10-20 सीट का अंतर रहा या चीजें हुई, तो हो सकता है टीएस सिंहदेव जो है पलट के इधर की ओर भी आ जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उनसे जब पूछा गया कि आप तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन आप उप मुख्यमंत्री पे संतोष कर लिए, वो भी मात्र 6 महीना बचा है अभी, तब आप संतोष करें। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो है वर्तमान को देखता हूँ, भूत को नहीं देखता, क्योंकि अभी अगर न देखूं तो जो है वो भी हाथ से निकल जाता है। तो हालांकि ये तो कहने वाली चीज है, देखना ये होगा कि उस सीट पे वो जीतने के बाद जो है किस रुख, कौन सा रुख अख्तियार करते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उस सीट को थोड़ा सा, या तो होगा कि वो हराने के लिए कोई उतना बड़ा उम्मीदवार नहीं मिल रहा, क्योंकि वो एक रजवाड़े खानदान से हैं जी, और वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि टीएस सिंहदेव ऐसे नेता हैं जिनका लगभग 12 से 14 सीटों पर होल्ड है। 15 सीटें लगभग आती है, जिसमें से कि 8 से 10 सीटें वो हैं जो कहा जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आते हैं। तो इसलिए अगर वो जीत के आते हैं, बाकी चीज होती है, तो मतलब आप मान लो कि 90 में से 20-25 सीट तो वो आराम से लेकर आ सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में जब तोड़ने वाली बात आएगी तो आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। तो इसलिए बीजेपी हो सकता है कि फेवर करे। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसी वजह से शायद बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है अंबिकापुर से लेकर, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ आस दिखती बाकी लग रही है। टीएस देव सिंह का अगर हम देखें तो हो सकता है समीकरण ऐसा कुछ बैठे कि वो शामिल हो जाए भाजपा में। इसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है वो 2 सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी अभी भी पसोपेश में फंसी हुई है। एक है विदिशा का सीट और दूसरा है गुना का सीट। देखिए, गुना जो है वो कहा जाए तो एक तरह से ये ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है, भिंड के आसपास का क्षेत्र बनता है, और ये एक ऐसी सीट है जहां से लगातार बीजेपी जीतती रही है। और यहां से जो अभी के जो वर्तमान विधायक हैं उनका नाम है गोपीलाल जाटव। और टिकट जो है, चूंकि ये एक आरक्षित सीट है, तो पहले उम्मीद की जाती थी कि आरक्षित सीट नहीं होगा तो वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लड़ाया जा सकता है, लेकिन अब वो एक क्या बोलते हैं, वो आरक्षित सीट हो गया है। तो वहां पे अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको खड़ा किया जाए। तो ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे, और वो देखा जाएगा। अभी गुना से पंकज कनेरिया को कांग्रेस से टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी गुना में किसको सीट दी जाएगी इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि ज्योतिरादित्य को दिया जाएगा। तो जब वो नहीं है तो ऐसे में जो है वो कौन सीट होगा ये अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा विदिशा है, तो विदिशा जो है ऑलरेडी, अगर आप विदिशा की बात करेंगे तो वो ऐसी सीट है जहां से सुषमा स्वराज जो है वो चुनाव लड़ा करती थी, एमपी का लोकसभा चुनाव लड़ा करती थी, और यहाँ पे शुरू से ही भाजपा का ही गढ़ रहा है। लेकिन इस भाजपा के गढ़ में जो है ये शशांक भार्गव, कांग्रेस से शशांक भार्गव है। तो जिस सीट पे जो अभी विवाद है, वहां से पिछली बार शशांक भार्गव जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। तो अब ये है कि जो परंपरागत सीट जैसी हो गई कि ये तो हर सीट बीजेपी की ही है, लेकिन कांग्रेस ने उसको जीत लिया है। तो अब कोई ऐसा उम्मीदवार ढूंढना है जो कि उसको हराया जा सके और इनको पूरी पुरजोर तरीके से हराया जा सके। लेकिन अभी हालांकि इस जगह पे ज्योति त्यागी हैं, एक मुकेश टंडन है और एक तोरण सिंह दांगी हैं। तो ये 3 लोग दावेदार हैं अभी वहां पे। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा अभी इन तीनों से शायद या तो संतुष्ट नहीं हो पा रही है कि कोई विनिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नजर नहीं आ रही, तब जाके वो उनका नाम घोषित करेंगे। इसलिए जो है अभी तक इस पे अभी भाजपा ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। तो ये है भाजपा के 4 ऐसे सीट जहां पर की कहा जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कि अभी पसोपेश की स्थिति में है। और जबकि इन सीटों में ज्यादातर अंबिकापुर को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि बीजेपी ही जीतती आई है, लेकिन अभी तय नहीं संशय बना हुआ है पूरी तरीके से कि किस जगह पर किसको लाया जाओ। और सीट के बंटवारे को लेकर लगातार जो सियासत है वो सियासी घमासान मचा हुआ है, कहीं कांग्रेस की तरफ से तो कहीं भाजपा की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से जो है एक सीट है आमला, ये आमला जो है बैतूल में पड़ता है, और उस सीट पर एक्चुअली
वहाँ की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ एक ये एसडीएम है, छतरपुर में एसडीएम हुआ करती थी, जी नीरा, उनका नाम है नीरा, निशा आई थिंक निशा जी बांगरे। जी तो निशा बांगरे एसडीएम जी हैं थी छतरपुर से, जी उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया है और उन्होंने इच्छा जताई कि वो चुनाव लड़ेंगे। जी तो कांग्रेस से वो टिकट चाह रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कांग्रेस भी उनको टिकट तो देना चाह रही है, लेकिन पहले उनका रिजाइन रेजिग्नेशन जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एक्सेप्ट रिजाइन दे दिया गया है पर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, जी और इस कारण से जो है, अगर देखिए इसमें पेच कहां फंस रहा है कि अगर वो आपने चुनाव के लिए नाम की घोषणा कर दी, सारी चीजें कर दी, और अभी जो है समय नहीं है, अब जिस दिन नामांकन का समय है उस समय भी अगर उनके रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो आप उस पद पे ही माने जाएंगे, और जब पद पे होते हुए, सरकारी पद पे होते हुए तो आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते सकते। बिल्कुल तो जब तक जो है ये कहा जाए कि रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक ये पेच फंसा रहेगा, और बिल्कुल मुझे लगता है वो कहा जाए, देखिए इस्तीफा मंजूर करेंगे या नहीं ये क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही हाथ में हाँ, है, और और हम गवर्नमेंट देखें अभी वहां पे भाजपा की है और और उनको केंद्र में भी कांग्रेस भाजपा से की है। उनको टिकट चाहिए, तो हाँ। ये सवाल पैदा करते हैं कि क्या कांग्रेस से लड़ने के लिए उनका जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं, क्योंकि भाजपा की ही सरकार है। तो मुझे भी इसी चीज का एक कहीं ना कहीं एक संदेह है कि भाजपा हो सकता है कि इस सीट को मतलब कि पशुपेश में ही फंसाए रखे और उनके रेजिग्नेशन को जो है नॉमिनेशन के बाद फाइनल करें। बिल्कुल, तो और ये एक आमला से समस्या हो बात सकती करें तो है। योगेश पंडागरे को बीजेपी से टिकट दिया गया है। अब इनकी दावेदारी कितनी मजबूत होती है ये देखने वाली बात होगी, यहाँ से कितनी ये जीत हासिल करते हैं, वोटों में कितना इजाफा होगा ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल कांग्रेस का पेच तो आमला से फंसा हुआ लग रहा है, और बीजेपी का भी तमाम कुछ सीटों से देखा जाए तो एमपी बीजेपी में के साथ जो दिक्कत है इसमें कि जो 4 में से 3 ऐसी सीटें हैं जहां से कहा जाए तो बीजेपी ही कहीं ना कहीं जीतती है। बेलतार से भी जो सीट है जो छत्तीसगढ़ की, वो ऑलरेडी बीजेपी ही जीतती रही है। हाँ। और जो वहां से अभी खड़े हैं जी विजय केशरवानी, विजय केशरवानी, वो एनएसयूआई से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और अभी जो है वो निगम पार्षद है वहां। तो पहली बार उनको जो है विधायक की लड़ने का मौका मिला है। तो सीटें तो सभी जगह जो है बीजेपी की, ये तीनों जगह जो है कहा जाए तो उन्हीं का है, लेकिन गढ़ बीजेपी का ही रहा है, लेकिन जीत जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो अभी वर्तमान जो है वहां पे वर्तमान समीकरण कुछ और कह रहा है, इसी वजह से ये दाव वहां पे फंसे हुए हैं और जो है अभी सीटों का जो है घोषणा नहीं कर पाए। बिल्कुल, और सीटों की घोषणा को लेकर, तमाम जीत को लेकर ये संशय हमेशा बना रहता है। और बीजेपी की गढ़ की बात करें तो जो जीत होती आ रही है उसपे ओवैसी जी ने भी तंज कसा है और बहुत सारी बातें कही है कि कांग्रेस तो ये कह रही है, कांग्रेस तो वो कहती है, और कांग्रेस ये कहती है कि ओवैसी खड़े हुए हैं, ओवैसी ने खड़ा ही किया है अपने लोगों को, उम्मीदवारों को, इसलिए ताकि वो वोट काट कर बीजेपी को जीत दिला सके, और तमाम सारी बातें कही है। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, पहले वो आपको सुनवाते हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है? कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि सदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे, मगर अब कल से शुरू कर देंगे। ये तमाम कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं
जो कांग्रेस के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचते हैं, ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। तो मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण, इनको ही नजर आता, मुझे नजर कभी नहीं आता। तो क्या कुछ कहा आपने तो सुन ही लिया है। कितना प्रभावित करते हैं वोट और कितना वोट काटते हैं ओवैसी। तो और बहुत ही अंदाज बहुत अच्छा था ओवैसी का। एक्चुअली ओवैसी जी के साथ ये समस्या हमेशा बनी रहती है कि जहां भी वो चुनाव लड़ने जाते हैं उनके साथ हमेशा जो है इसी तरह की बातें कही जाती है कि बीजेपी की बी टीम बी टीम बी टीम। तो ये एक बड़ी समस्या है हो जाती है किसी भी पार्टी के लिए, जब कहीं भी चुनाव लड़ने, हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर जगह लड़ती है। तो आज देखिए आम आदमी पार्टी भी तो जाकर चुनाव लड़ रही है और वोट तो वो भी काटेंगे, और बसपा भी चुनाव लड़ रही है तो वो भी वोट काटेंगे। लेकिन अगर ओवैसी जी जाते हैं तो हर जगह बोला जाता है कि आप आए हैं यहाँ पे तो हमारे वोट काटेंगे, और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है वो कहीं ना कहीं भागते ही हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ तो ऐसे होंगे जो ओवैसी जी को भी वोट देंगे, तो उसका नुकसान सीधा सीधा नुकसान जो होता है वो कांग्रेस को होता है। और यही कारण है कि कांग्रेस या कोई भी जो भी क्षेत्रीय दल भी हैं वो सभी लोग इसी बात को कहते हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं तो मुस्लिमों का वोट काटने के लिए है। और इसी दर्द को उन्होंने बयां किया है क्योंकि अभी तक राजस्थान में इन्होंने हाथ नहीं आजमाया था, लेकिन अब जो है ये राजस्थान में भी जा रहे हैं और चुनाव में भागीदारी करेंगे। अब यहाँ पे राजस्थान में भी समीकरण कुछ फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। जी, यही चीज है कि देखिए अभी तक ये था कि भाजपा तो मुस्लिमों को वोट मतलब टिकट दे ही नहीं रही है किसी को भी। जहां तक कांग्रेस की बात रही तो 2018 में जो है लगभग 9 उम्मीदवारों को जो है इन्होंने टिकट दिया था, और उसमें से जो है लगभग 7 उम्मीदवार जो है चुनाव जीते हैं। इस बार जो टिकट अभी तक दिया गया वो लगभग 76 टिकट की घोषणा हो चुकी है, और इसमें से जो है 6 उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी लगभग 9 से 10 उम्मीदवारों को, क्योंकि अभी तो आने बाकी है, तो मिलेगी। अब ये देखना है कि जहां जहां मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए हैं, अब आप सोचिए 9 में से अगर 7 जीत गए तो मतलब एवरेज तो काफी अच्छा माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 15 लोगों को दिया गया था, तो उसमें से भी मतलब शायद 6 उम्मीदवार जीते थे। तो ऐसा नहीं है, मतलब कहा जाए तो मुस्लिमों की को वहां पे जीत मिल रही है। लेकिन ओवैसी के आने के बाद सबसे पहली चीज तो ये कि क्या ओवैसी जी उन्हीं सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे जिन सीटों पे कांग्रेस उतार रही है। तो एक्चुअली इसके पीछे एक मजबूरी भी हो जाती है। मजबूरी यह है कि जहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो जनरली देखा जाता है कि जहां मुस्लिम बहुल एरिया है या मुस्लिम बहुल विधायक या विधानसभा है, जहां उनके वोट परसेंटेज इतने हैं कि वो प्रभाव डालते हैं, तो ऐसी सीटों पे उतारा ही जाता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर ओवैसी भी तो पहले यही, अभी क्योंकि ओवैसी भी मुस्लिमों की राजनीति ही कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों को के नेता बन के आ रहे हैं, आप सबके तो नेता बन नहीं रहे, तो उसमें वो उतारेंगे ही वैसे ही विधानसभा में जहां पे मुस्लिमों का गढ़ है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो। तो ऐसे कंडीशन में ये एक समस्या रहेगी, और इसका कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मुझे लगता है कि बीजेपी को ही होगा, क्योंकि वोट तो कटेंगे तो वो उन्हीं से होंगे, और इतनी जल्दी जब पहली बार गए हैं तो जाहिर सी बात है आप चुनाव जीतेंगे तो नहीं, लेकिन वोटों पर प्रभाव तो छोड़ेंगे ही, और वोट तो काटेंगे ही, और फिर कांग्रेस का रोना रहेगा ही। और फिर जिस तरह से ओवैसी ने कहा कि उनके जो भाषण को फिर उस पे भाषण पे प्रतिक्रिया सामने आएगी और फिर कहेंगे कि ये इस तरह की बातें करते हैं। वो है, देखिए वोट काटने की जहां तक बात है तो आप देखेंगे कि राजस्थान में बसपा भी अच्छा खासा चुनाव मतलब सीटें खड़ी करती है, और कई ऐसे जो है पिछली बार अगर हम देखें तो वहां पे किसी जगह 15%, कहीं 20%, कहीं 30% मतलब वोट परसेंटेज है 29%, 24%, 32% तक जो है देखा गया है कि वोट हासिल किया है उन्होंने। तो अब देखिए ये जो वोटर है, जो बसपा के वोटर है, वो कौन है? अगर वो जो बसपा को ना दे तो किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। बीजेपी की ओर जाना शायद उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन पे ये है कि जब भी इतनी पार्टियां खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं वोट कटते हैं। तो ये समस्या, हालांकि ये सबके लिए एक समस्या है, तो ये रहता है।
मुझे यही लगता है कि ओवैसी जी जो है राजस्थान गए हैं और राजस्थान में वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी इस बार। बिल्कुल, परफॉर्मेंस भी और फिर से वही मलाल कांग्रेस का कि कितने वोट काटते हैं ओवैसी। हालांकि तेलंगाना में जब चुनाव ऑलरेडी चल रहा है तो ऐसे में सबसे ज्यादा नजर अगर ओवैसी की रहेगी तो तेलंगाना में रहेगी। तेलंगाना में वो कितनी सीटें जो है हासिल करते हैं, क्योंकि वो उनका गढ़ है हैदराबाद। तो अगर ओवैसी को हमें समझना है तो हमें हैदराबाद के रिजल्ट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा, बाकी जी, जगह तो बिल्कुल। ठीक है।